हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर 3 मैचेस की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आज के फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमको बताया ही था कि यहाँ पर भाई सिटी का मैच है, उसके बाद यहाँ पर आर्सेनल ब्राइटन का मैच है और शायद से हमको यहाँ पर पॉसिबली बार्सिलोना का ला लीगा सेलिब्रेशन देखने को मिला, जो कि भाई एक फैशन, एक स्टाइल में हुआ है। और तीनों के बारे में ही बात करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ थोड़े यहाँ पर पंगे हो रहे हैं, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले टाइमलाइन के हिसाब से चले तो भैया यहाँ पर अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो क्या गेम खेलती है भाई, मतलब क्या ही गेम खेलती है। अब देखो, मैं तुम्हें कायदे से बताऊं ना तो पहले आधा घंटे ना शॉन डाइश की एवर्टन ने एक्चुअली में इतना बुरा काम नहीं किया था। बल्कि अब तुम ऑफेंसिवली कुछ भी रहो, लेकिन डिफेंसिवली तुमको पता है कि तुम शॉन डाइश से काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हमको वो यहाँ देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से भाई गेम आगे बढ़ा और जैसे जैसे मैनचेस्टर सिटी का फुटहोल्ड गेम में बढ़ा, भाई कोई तरीका नहीं था एवर्टन के पास भी। मतलब पहला गोल आया और पहला गोल, मैं कहूँगा कि पहला गोल एक डेडलॉक टूट गया। वो जो पूरा का पूरा एक यूनिटी थी, वो जो पूरा का पूरा एक कन्विक्शन था एवर्टन के प्लेयर्स में, क्योंकि भाई वो भी यहाँ पर रेलीगेशन बैटल में है इस समय। क्योंकि मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि साउथहैम्पटन यहाँ पर रेलीगेट हो चुकी है, एवर्टन की बात करें, लीड्स यूनाइटेड की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट, इन तीन में से कोई एक टीम तो यहाँ पर रेलीगेट होने ही वाली है। कंफर्म आई थिंक 3-4 पॉइंट्स का इनमें गैप है, तो एवर्टन के लिए भी बहुत बड़ी चीज थी। और ऐसे में यहाँ पर एवर्टन के अगर होम फैंस की बात करें, वो भी इस समय काफी ज्यादा हल्ला काट रहे थे। लेकिन वो जो गुंडगन का पहला गोल था, और वो भाई क्लासिक गोल था, मतलब वो एक बताता है कि यार ये बंदा ना, चाहे इस बंदे को आप रॉड्री के बगल में खड़ा कर दो, इस बंदे को यहाँ पर केविन डी ब्रुयने के साथ खड़ा कर दो, एडवांस नंबर 8 में खड़ा कर दो, नंबर 10 पे खड़ा कर दो, या फिर इसको पेनल्टी बॉक्स के अंदर खड़ा कर दो, इस बंदे की आईक्यू यहाँ पर 200 से 199 भी नहीं होती, बल्कि 205 ही हो जाएगी। लेकिन ये बंदा अपनी आईक्यू का पूरा इस्तेमाल करता है, और वो बहुत ही क्लासी गोल था। और इसके बाद भी जब खुलना होता है तो भाई देखो सभी खुल जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही इमीडिएटली यहाँ पर हालैंड अपना दूसरा, मतलब हालैंड यहाँ पर सिटी का दूसरा गोल स्कोर करते हैं, और जो कि अपनी टैली अब 52 गोल पे लेके आ जाते हैं। हालैंड के रिगार्डिंग एक चीज़ ये भी है कि देखो, हाल ही में मैंने जब एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था हालैंड वर्सेस एम्बापे पे, उसमें जो है लास्ट एक पैरामीटर रखा था कि हालैंड का कितना इन्वॉल्वमेंट है गेम में। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हालैंड अपने रिकॉर्ड को बना रहा है, जिस तरीके से हालैंड अपने गोल स्कोर, अपने स्टैटिस्टिक को प्रेजेंट कर रहा है, वो ये मेक श्योर कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द सीजन कभी कोई जब हालैंड की किताब को खोलेगा ना, तो वो इस चीज़ को देखने में इंटरेस्ट ही ना हो कि उसने एक मैच में कितने टच लिए थे। आई थिंक यहाँ पर अगर उसके गोल की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर 3 या 4 टच थे। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि वो यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में जब वो एक टच आता है वो कितना लीथल होता है। और वो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि हालैंड के जितने भी शॉट्स होते हैं उसकी एक्चुअली लगभग 1 में से अगर हम बात करें 0.80 के ऊपर ही होती होगी। मतलब 80% चांसेस होते होंगे कि हालैंड का वो जो शॉट है वो यहाँ पर गोल जाने वाला है। गोल कन्वर्जन की रेट की बात करें तो हालैंड का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इस समय चल रहा है। एंड डेफिनेटली भाई मैनचेस्टर सिटी एक बार जब चढ़ती है तो उसके बाद वो चढ़ ही जाती है। जॉन स्टोन्स की बात करें, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पर थोड़े अगर यहाँ पर फिल फोर्डन की बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम में उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, तो मेरे को काफ़ी सही लगा। यूलियन अल्वारेस की बात करें, ओवरऑल ठीक है, मैं कहूँगा ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन दिस इज़ अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जो कि मेरे को लगता है यहाँ पर इनको ज़रूरत थी। और इस गेम में परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं समझ गया था कि भैया आर्सेनल कुछ ही कर ले। मतलब आर्सेनल अगर ये मैच देख रही होगी तो वो मैच खेलने से पहले ही हार मान ली, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने सारे गेम भी जीत जाए ना तो मैनचेस्टर सिटी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, लग नहीं रहा कि वो यहाँ पर अपने पॉइंट्स को ड्रॉप करेगी। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट गेम जो कि था आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन का। देखो ये चीज़ आप डेफिनेटली देखो यार, सबसे पहले तो मैं इस पूरे गेम के लाइक टैक्टिकल एनालिसिस में जाने से पहले मैं ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, और ये चीज़ मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ कि मैं इस बॉटल वाले बैंटर को, आप समझ सकते हो कि आप हेल्दी बैंटर कर सकते हो, मजाक मस्ती चलती है, लेकिन अगर आप सीरियसली अपने दिल से बोल रहे हो कि इन्होंने बॉटल कर दिया और ये चूतिया के पट्टे हैं, तो सही में यार पट्टे वो नहीं है, पट्टे शायद से शीशे में देखने वाला होगा। क्योंकि मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, अगर इस सीजन के स्टार्टिंग होने से पहले तुम में से कोई ये कहता या फिर मैं किसी को कुछ भी कहता कि ये आर्सेनल की टीम अगर आर्सेनल की टीम ने ऐसा क्या ही करा है इस सीजन जो कि एक माना जा सकता है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतनी चाहिए थी, क्या ये उनकी सबसे बड़ी गलती की? एक्चुअली में आर्सेनल यहां पर प्रीमियर लीग पे एक अच्छे खासे समय तक टॉप पे बनी हुई थी। लेकिन फिर आपको ये समझना भी पड़ता है कि अगर आर्सेनल टॉप पे बनी हुई थी तो उसके 2 रीजन थे। देखो, पहली चीज तो ये थी कि मैनचेस्टर सिटी का शुरुआत के टाइम में थोड़ा स्लिप अप तो हुआ था, और दूसरी चीज थी कि आर्सेनल यहां पर कतई मतलब बिल्कुल भी ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी मैनचेस्टर सिटी से बैटल में कि भैया यहां पर वो एक इंजरी को एब्जॉर्ब कर सके, या फिर वो यहां पर एक पॉइंट्स परफॉर्मेंस की ड्रॉप कर ले। क्या हो गया भाई, सिटी मेरी गांड में डाल दे।
ठीक है। उसके साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि विलियम सालिबा की एब्सेंस में परफॉर्मेंस तो खराब हुई है, लेकिन इस एक्चुअली में मेरे को अगर एक चीज़ समझ में आता है कि आर्सेनल की अगर हम वर्ल्ड कप से पहले की बात करें या फिर नए साल के आसपास की बात करें, जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी, जो हाई मोमेंटम और हाई इमोशनल पे चल रहे थे ना, वो जो एड्रेनलिन बूस्ट मिल रहा था, वो कभी ना कभी तो खत्म होना ही था। और आप मानो ना मानो फिजिकल फैटिक होना हो, लेकिन मेंटल फैटिक होगा भाई। आप यहाँ पर 2 गोल ले रहे हो, फिर आप बॉटल कर रहे हो, चाहे हम यहाँ पर आई थिंक लिवरपूल के अगेंस्ट थी, फिर एक आई थिंक वेस्ट हैम के अगेंस्ट था, और उसके बाद आपको साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, तो आपको पीछे से आना पड़ रहा था बराबर में। ये आप 3 मैच में जो आप पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा रीजन है। और आज अगर हम ब्राइटन के मैच की बात करें तो डेफिनेटली भैया यहाँ पर तो ब्राइटन ने बता दिया, और डिजर्व भी, कि ये टीम ने कंफर्म कर दिया कि ये टीम डिजर्व करती है अगले सीजन यूरोप में खेलना। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आई थिंक इस आर्सेनल ने अपने लिए इतने बड़े एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते कि अब यहाँ पर बॉटल्स का वर्ड भी यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार आर्सेनल ने, मैं कहूँगा कि ऐसा तो है नहीं कि 200-250 मिलियन खर्च कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि इन पे ऑलरेडी 200-250 मिलियन के प्लेयर थे। हाँ ये है कि कुछ गलत था, और वो अब इस मैच के रिव्यू में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आर्सेनल का एक जो मेरे को लगता है अडेप्टिव फुटबॉल है ना, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा। और मिकेल आर्टेटा जिस तरीके से डोमिनेटेड फुटबॉल चाहता है, वो हर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी ओपोनेंट हो खेल ही रहा है। हाँ मेरे को एक चीज़ और समझ में आती है कि यहाँ पर बुकायो साका बड़े गेम्स में शायद से इतना एक्सप्लोसिव नहीं हो पा रहा। रे नेल्सन की बात करें, नेल्सन बहुत डायरेक्ट है और पता चलता है कि भाई उसको अंडर यूटिलाइज किया गया है आर्सेनल से। वहीं अगर हम बेन वाइट और मिटोमा की बात करें तो भाई ने तो उसको जेब में रख के टट्टों पे ऐसे खुजा दिया है बेन वाइट को, उसका कोई हिसाब नहीं है। और यहां पर अगर हम किवियर की बात करें, आप कह सकते हो कि उस पर फाउल है, लेकिन आप ये इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि 1-0 के बाद भी डिजर्व ये चाहता था कि ब्राइटन चढ़ के खेले। और यहाँ पर आर्सेनल के अगर बिल्डअप की बात करें, आर्सेनल के अगर फॉरवर्ड अटैक्स की बात करें, तो भैया वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था। मैं अगर इनके इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूँ, मैं अगर इनके मेंटालिटी की बात करूँ, तो वो भी मेरे को मैच्योर नहीं लगी, बल्कि एड्रेनलिन बूस्ट पे थी। मतलब कहीं ना कहीं वो एक टीम में होता नहीं, रियल मैड्रिड बन जाएंगे, रियल मैड्रिड बन जाएंगे, बस कुछ भी कर दो यार। एक गोल 88 पे मार देंगे, एक गोल 92 पे मार देंगे, लवड़ा मार देंगे। भाई मेरे को यहाँ पर ये लगता है कि हर टीम को एक मैच्योर आना चाहिए। आई थिंक आप यहाँ पर ओडेगार्ड को उठा सकते हो, लेकिन बाकी की टीम बहुत रिलेटिवली यंग है। और मैं अगर बात कहूँ तो उसमें भी आप देखो गैब्रियल जेसूस, तो वो जिसको मैच्योरिटी लानी चाहिए वो खुद ऊटपटांग हरकत कर रहा है। जैसे एक मेरे को किस्सा याद है, पेनल्टी बॉक्स में वो फाउल हो जाता, मतलब गिर जाता है वो बाई चांस, और फिर वो पता नहीं किसको लात मार रहा है। दिस इज द रीजन कि वो मोमेंटम को तोड़ रहा है। साथ ही मेरे को ये लगता है कि थॉमस पार्टे जो लोन पिवट का खेल रहा है गेम, उसमें वो नहीं काम कर सकता अगर यहाँ पर जिनचेंको नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पर ब्राइटन का जो प्रेस है वो बिल्कुल केक की तरह है। वो तो बहुत बढ़िया कट रहा है, वो बहुत ही बढ़िया कट रहा है वो। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ से भाई ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग टाइटल खत्म हो चुका है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और कोई लोग अगर आपको कहे, अगर सीरियसली कहे, बैंटर चलता रहने दो, लेकिन अगर कोई तुमको सीरियसली कहे कि आर्सेनल का सिर्फ इकलौता अचीवमेंट ये है कि वो टॉप 4 में है, तो उनके लिए वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही टीम पिछली बार 5वीं थी। और यही टीम कहीं ना कहीं अगर हम 2017-18 वेंगर पोस्ट वेंगर एरा की बात करें तो चैंपियंस लीग खेले नहीं है, और ऐसे में उनके लिए ये बड़ी चीज़ है थोड़े से यहाँ पर सब वो करने। भाई अगर यहाँ पर अगर आर्सेनल का ये हाल करना है तो भाई तुम समझ लो कि फिर स्पर्स का, चेल्सी का, और इवन अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का क्या हाल करना चाहिए। क्योंकि फिर अगर ऐसे ही हम बेइज्जती करने लगे तो तारीफ के काबिल तो सिर्फ 3 ही टीम है, फिर मैनचेस्टर सिटी, न्यूकासल और यहाँ पर आपकी ब्राइटन। हाँ ठीक है, आप एस्टन विला की भी तारीफ कर सकते हैं, बाकियों की आप गांड फाड़ दो। खैर, लेकिन इसी के साथ भाई जश्न का टाइम है, और भैया बार्सिलोना अपना आई थिंक 27वां ला लीगा टाइटल यहाँ पर जीत चुका है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। देखो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बार्सिलोना की इतनी बेहतरीन टीम कैसे यहाँ पर यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे फेल हो गई है। भाई ये एक चीज, क्योंकि इस टीम को आप उठा के देखोगे ना तो आपको समझ में आता है कि जावी ने अपनी बुद्धि का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करा है, क्योंकि अब यहाँ से कुछ खराब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बार्सिलोना की कोर टीम को पकड़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं किसी का डाउनफॉल अगले 2-3 साल में होने वाला है, या फिर कोई इक्का दुक्का चल गया। क्योंकि अगर आप बाल्डे की परफॉर्मेंस उठा लो, आप अराउओ की परफॉर्मेंस उठा लो, आप कुंडे की परफॉर्मेंस उठा लो, फ्रैंकी डियोंग की उठा लो, पेड्री की उठा लो, इवन आप रफीनिया की उठाओ, उस्मान डेम्बेले की उठाओ, यहाँ पर डेफिनेटली परफॉर्मेंस आ रही है और ये आती रहेंगी। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करते हो तो आप आर्सेनल पे और यहाँ पर बार्सिलोना पे नजर गड़ा के रखना। एंड द फैक्ट कि बार्सिलोना में क्योंकि प्रेशर इतना होता है, उस जर्सी को पहनने का प्रेस्टीज इतना होता है कि आदमी अपने आप ही मैच्योर इतनी जल्दी होता है। कहते हैं ना कि अगर आप, मतलब वो होता है कि आम अपने आप पक जाता है तो प्लेयर अपने आप मैच्योर हो जाता है, एंड दैट इज द प्योर एंड प्राइम एग्जांपल। देखो मेरे को ये चीज लगता है कि
इस पूरे सीजन बार्सिलोना के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, चाहे 1-0 की विक्ट्रीज की बात करें, चाहे हम पोस्ट वर्ल्ड कप में लेवेंडोव्स्की के एक स्लम्प की बात करें, डेम्बेले के यहाँ पर एक बहुत बड़े उछाल के साथ एक डाउनफॉल की बात करें इंजरी के चलते, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसमें एल क्लासिको का तड़का, एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पर चैंपियंस लीग एलिमिनेशन, और उसके बाद आप रियल मैड्रिड को, जिसने हमें भूलना नहीं चाहिए पिछली बार डबल करा था, लीग भी जीती थी, चैंपियंस लीग भी जीती थी, उसको आपने इतने अच्छे मार्जिन से हराया है, इसके लिए भाई तारीफ करनी बनती है और हर एक को बनती है। आई थिंक यहां से बार्सिलोना का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। बस एक छोटी सी चीज है जो पे यहाँ पर मेरे को लगता है कि खराब हो सकती है, वो है स्क्वाड बिल्डिंग। अगर यहां से आपने स्क्वाड मैनेजमेंट और प्लानिंग अगर गलत कर दी तो भैया यहां से बहुत चुदोगे। और तुमको पता है दो सबसे बड़े डिसीजन आने वाले टाइम में बार्सिलोना लेने वाली है, वो है लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग और सर्जियो बुस्केट्स के रिप्लेसमेंट के लिए। तो डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़ी चीज है। खैर अगर थोड़े से और लंबे की बात करें तो लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट भी डाउन द रोड 2-3 साल के आसपास ही है। इस मैच की बात करें, क्या ही है, मतलब डार्बी है इसलिए काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन लाइक हाफ टाइम तक सब खत्म कर दिया था। फिर हाफ टाइम के आते ही फिर एक और गोल मार दिया। फ्रेंकी डी जॉन्ग की पासिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बाल्डे सीख भी रहा है और पेनिट्रेट भी कर रहा है, प्रेस बेहतरीन है। लेवेंडोव्स्की 2 गोल निकाल ले गया अपने, और उसके बाद आपको समझ में आ जाता है जब आप अराउहो, क्रिस्टेंसन और मार्क आंद्रे ter Stegen की परफॉर्मेंस देखते हो कि क्यों यहां पर बार्सिलोना ने सिर्फ इतने कम गोल कंसीड करे हैं। तो ओवरऑल मेरे को तो काफी खुशी हुई। बल्कि यहां पर लाइक अगर आप अपने डार्बी में अगर सामने वाले ओपोनेंट के फैन बेस को अगर आप मजबूर कर दो कि वो हाफ टाइम पे गेम छोड़ के चले जाए, तो आपने बहुत ही वंडरफुल गेम खेला है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़े से सास बहू और सीरियल की। सबसे पहले अगर पीएसजी की बात करें तो भैया यहाँ पर पीएसजी के अगर हम यहाँ पर इस समय आपको पता है कि वहां पर कितना ज्यादा ड्रामा चल रहा है, ऐसे में हर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपको एक छोटी से छोटी भी बात बता देती है। अगर हम यहाँ पर ले पेरेजिन और ले क्यूब की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 3 प्लेयर्स, ऑफकोर्स लियोनेल मेसी, वेराटी और नेमार के रिगार्डिंग जो उन्होंने अपडेट दिया है वो ये है कि जब मेसी को लेके लाइक पीएसजी को पता है कि यार अब कुछ भी कर लो तो ये तो यहाँ नहीं रुकेगा। ऊपर से जिस तरीके के पीएसजी के फैंस यहाँ पर रिसेप्शन दे रहे हैं मेसी को, वो भी साफ साफ लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी बर्बाद हो चुका है और ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता। खैर इसी के रिगार्डिंग अगर नेमार की बात करें तो नेमार को लेके यहाँ पर हाल ही में कंफर्म किया गया कि नेमार ने अपने रिलेटिव को कहा था कि ये जो मेरे द्वार पे आ गए ना, नहीं इनको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर इनको लाइक वो आरती उतारूंगा इनकी, मैं इनका गृह प्रवेश करवाऊंगा। ये लास्ट चीज थी जो कि मेरे को चाहिए थी, और अब नेमार को पीएसजी की जर्सी पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर वो हर एक ऑफर को बहुत बारीकी से पढ़ने वाला है। और काम ही क्या करेगा, चोटिल है, काम ही क्या करेगा, यही काम करेगा। ऐसे में यहाँ पर पीएसजी की चीज से ये भी पता चला है कि पीएसजी लोन डील में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको पता है कि देखो 32 साल का है, 4 महीने की इंजरी और हो चुकी है, बेट है, गैम्बल है, और इंजरी का भी कंफर्म ये है ना कि इंजरी हो गई चलो ठीक है, लेकिन इंजरी के बाद फिर इंजरी हो जाएगी, उसकी क्या गारंटी है। तो यहाँ पर पीएसजी को पता है कि देखो कुछ अपना दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा, और ऐसे में यहाँ पर नेमार को सेल करने के चक्कर में वो लोन डील जरूर स्ट्राइक करने वाले हैं, जिसमें एक पार्ट ऑफ द सैलरी नेमार की पीएसजी देगी। और ये इंटरेस्टिंग हो जाता है भाई, क्योंकि लाइक आप ये कह दो कि आपको 600 देने पड़ेंगे, 600,000 सैलरी देनी पड़ेगी नेमार की, चाहे आप यूनाइटेड के रेफरेंस से कहो, न्यूकासल के रेफरेंस से कहो, आप यहाँ पर चेल्सी के रेफरेंस से कहो, एंड देन आप इमीडिएटली आप उसको कह दो कि नहीं 600 नहीं देनी, आपको 300 देनी है, एंड देन यू आर गेटिंग नेमार। मतलब समझ रहे हो ना, लाइक स्पोर्टिंग टर्म्स एंड देन कमर्शियल टर्म्स, दिमाग चल जाएगा सबका। खैर इसी के साथ अगर बात करें वेराटी की, तो वेराटी के हिसाब से माना जाता है कि भाई ड्रेसिंग रूम में समझ में आता है कि वेराटी का जो डिसिप्लिन है, ये बताया गया कि पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद 4 किलो ज़्यादा बढ़ा के आ गया, आई थिंक पोस्ट वर्ल्ड कप या फिर इंजरी के बाद। उसके बाद यहाँ पर बायर्न के अगेंस्ट जो गलती थी, और अगर इस समय उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें ऑल लाइक अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिशन सिर्फ 2 असिस्ट हैं, और जिस तरीके का उसका जो कन्विक्शन है वो भी कहीं समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में यहाँ पर वेराटी को बिल्कुल भी डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यूअल तो खैर 2026 तक हो गया, लेकिन रखेंगे नहीं, सेल कर देंगे। और मैंने तुमको बताया भी था कि 2 ही ऑफर आए हैं, एक MLS से और एक सऊदी से। सऊदी में भी अल हिलाल पहले लियो मेसी का प्रोजेक्ट साइन करेगी और उसके बाद यहाँ पर किसी और प्रोजेक्ट पे नजर डालेगी। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो गुंडोगन से यहाँ पर ये डिटेल निकल के आई है हमारे सामने कि भैया सीधी बात है, गुंडोगन इस समय मैनचेस्टर सिटी में रुकना चाहता है। पेप गार्डियोला ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज भी कंफर्म करी कि देखो मेरा डिसीजन पता है, मेरे को तो चाहिए, लेकिन असल में दिक्कत यह है कि मैनचेस्टर सिटी इस एज ग्रुप के प्लेयर्स को ना सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रही है। अब यहाँ पर गुंडोगन को ये पता है कि देखो मेरे को तो भैया 2 साल का चाहिए और बारसा मेरे को दे रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय लाइक उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और लाइक फैमिली बिल्डिंग चल रही है, तो उनको चाहिए पूरा स्टेबिलिटी, और ऐसे में 2 साल का तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। देखो मेरे को ये लगता है कि बहुत स्टूपिड होगी सिटी अगर जाने देगी, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली जो पोर्चुगल मीडिया है वो कंफर्म कर रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा भी यहां से निकलने वाला है। इसी के साथ अगर सबसे बड़ी इस समय
अगर कंट्रोवर्शियल अपडेट की बात करें और बॉक्स ऑफिस अपडेट की बात करें तो वो आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब ये कुछ इतना मेरे को एक्सक्लूसिवली लगा नहीं था कि इतनी बड़ी अपडेट हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पर बिग मीडिया हाउस इस चीज़ को कवर करने लगे तो मेरे को भी भैया थोड़ा डिग डीप करना पड़ा, रोनाल्डो की प्रोफाइल वगैरह पे जाना पड़ा और देखना पड़ा कि मामला क्या है। अब देखो, तुमको समझना पड़ेगा कि हाल ही में ना जब बर्नार्डो सिल्वा से बैलन डोर पे कमेंट लिया जाता है तो उसने ये चीज़ कही कि देखो, अगर यहाँ पर हम ट्रेबल जीत गए, अगर यहाँ पर हम चैंपियन लीग जीत गए तो बैलन डोर तो अर्लिंग हालैंड को ही मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी चीज़ कहा है कि अगर इस समय बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर विनीसियस जूनियर भी है, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड चैंपियन लीग जीत गई, लेकिन अगर प्रीमियर लीग हम जीत गए जिस तरीके से हालैंड कर रहा है तो इट्स हालैंड वर्सेस लियोनेल मेसी, क्योंकि मेसी यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है, डोमेस्टिक कैंपेन चाहे कुछ भी जैसा भी रहा हो, एवरेज रहा हो। अब ऐसे में यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने ये चीज़ कहा है कि एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, कि बहुत बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार जब रोनाल्डो बैलन डोर जीता है और हम पोर्चुगल के ड्रेसिंग रूम में मिले हैं तो हमने कॉन्ग्रेचुलेट करा है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैलन डोर नहीं जीता है तो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं रहता था ड्रेसिंग रूम में, काफ़ी इरिटेटेड और काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहता था। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से कांस्टेंट रहती थी वो ये थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये मानते थे कि वो इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। अब आप इसको उस पर्टिकुलर बैलन डोर ईयर की तरफ देख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टोटली 5 बैलन डोर से ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और इसके बाद मामला ये हो गया कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पॉइंट आउट किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बर्नार्डो सिल्वा को इंस्टाग्राम से फॉलो करना बंद कर दिया है, अनफॉलो कर दिया है। आप अगर अपनी इंटरनेट पर अगर ढूंढोगे तो तुमको तमाम मीडिया पोस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर सोशल मीडिया बज़ मिल जाएगा। मैंने जब थोड़ा सा यहाँ पर इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा करा रिसर्च तो मैंने पाया कि हाँ भाई ऐसा सब बोला तो जा रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर पिछले कुछ टाइम की बात करोगे, अगर आज की बात करोगे तो फॉलोइंग में कोई घटाव उतार चढ़ाव हुआ नहीं है। और इसका मतलब ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में कभी बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पर फॉलो ही नहीं करते थे। देखो, मेरे यहाँ पर 2 टेक हैं। अगर देखो, सब पहली चीज़ तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि क्यों ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर क्यों बर्नार्डो सिल्वा को अनफॉलो करेंगे। शायद से मेरे को लगता है कि अगर होगा भी तो शायद से मेसी हालैंड वाली बात पे तो नहीं होगा, क्योंकि क्यों ही होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ, अगर थोड़े से चांसेस है तो इस पे हो सकते हैं कि उसने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में आके बोलता था कि वो ज़्यादा डिजर्व करता है, मे बी। लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि इसका क्या ही रीज़न होता है। हाँ, दूसरी चीज़ मेरे को ये भी लगता है कि शायद से भाई अगर कोई कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुरुआत से बर्नार्डो को फॉलो ही नहीं करता, तो भाई ये भी देखने की बात है कि क्या पोर्चुगल टीममेट को फॉलो करता ही नहीं करता। देखो, मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी, डू लेट मी नो कि आपको लगता है कि पोर्चुगल ड्रेसिंग रूम के सारे प्लेयर्स को रोनाल्डो फॉलो करता है और आप इस कंट्रोवर्शियल अपडेट में किस साइड खड़े हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।